हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण के पार्ट 8 की। इस पार्ट 8 के अंदर हम बात करेंगे इसके पाचन तंत्र के विकार, यानी कि इसकी बात करेंगे पाचन तंत्र के विकार यानी कि डिसऑर्डर और उसकी अनियमितताएं ठीक है। यानी कि अगर यदि हमारे मनुष्य के शरीर का पाचन तंत्र सही नहीं होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे बेसिक बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आंत की जो नलिकाएं होती है, यानी कि आंत्र नलिकाओं का जो शोध होता है, आंतर नलिकाओं का शोध, और आंतर नलिकाओं के शोध में क्या होता है कि जीवाणु और विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं और विषाणु के द्वारा क्या होती है कि जब आंतर नलिकाएं जो होती है जीवाणु विषाणु के संक्रमण से हो जाती है, तो उसके सहायता से या उनके द्वारा होने वाला एक सामान्य विकार है। ठीक है। आंत्र का जो संक्रमण होता है, आंत्र का संक्रमण जो होता है वह जीवाणु और विषाणु के द्वारा तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है कि परजीवियों के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि जो आंत का जो संक्रमण होता है वह परजीवियों के द्वारा भी हो सकता है। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से परजीवी आंत के अंदर संक्रमण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा? फीताकृमि। उसके बाद आएगा कौन सा? गोलकृमि। उसके बाद आएगा कौन सा? सूत्रकृमि। फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि। उसके बाद आएगा हुकवर्म और लास्ट में आएगा पिनवर्म। ये वो परजीवी हैं जो आंत को संक्रमण कर सकते हैं। यानी कि आंत की नलिकाओं से संक्रमण जो होता है वो सामान्यतः जीवाणु और विषाणु की सहायता से होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ परजीवी भी आंत को संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिजीज की। तो अब एक एक डिजीज को लेंगे, उसके अंदर कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीलिया डिजीज लेंगे हम। फर्स्ट जो डिजीज लेंगे वो लेंगे कौन सी? पीलिया की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। अपन इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जॉन्डिस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रभावित अंग जो होता है वह क्या होता है, इसके अंदर यकृत जो होता है वह प्रभावित होता है। क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है? यकृत जो प्रभावित होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है कि त्वचा, हमारी बॉडी की जो त्वचा होती है उसके अंदर और आँख के अंदर भी त्वचा और आँख में क्या होते हैं? पित्त वर्णक जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं? पित्त वर्णक जमा हो जाते हैं। त्वचा और आँख में क्या होते हैं? पित्त वर्णक जमा हो जाते हैं। इसके कारण ये क्या कहते हैं? पीले दिखाई देने लगते हैं। पीले दिखाई देने लगते हैं। यह आमतौर पे जो होता है हमारे हम जो भोजन और पानी ग्रहण करते हैं उसकी सहायता से होता है। अगर यदि हम शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी का यूज नहीं करेंगे तो उसकी सहायता से क्या होता है? पीलिया होता है। ये एक नॉर्मल बीमारी होती है जो आमतौर पर नॉर्मल कहीं पर भी देखी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति में हो सकती है अगर यदि वह खान पान अच्छा नहीं रखेगा तो। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज आएगी वो आएगी वमन, यानी कि वॉमिटिंग। तो अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड डिजीज की। वो होती है वमन, जिसे हम वॉमिटिंग कह सकते हैं। वॉमिटिंग, ठीक है, या ऐसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं उल्टी आना। तो वॉमिटिंग क्या होती है कि जो हमारा भोजन हम ग्रहण करते हैं, हम कभी कभी ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं जिसका हमारा भोजन हमारे शरीर में या तो उतनी उसकी आवश्यकता नहीं होती, हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, या फिर कभी कभी हम ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं जिसको हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, या हमारी बॉडी जो होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो वो क्या होता है? आमाशय में ही संग्रहित रहता है। कुछ टाइम तक वो आमाशय में संग्रहित रहेगा। उसके बाद क्या होता है? वो वापस मुख की द्वारा ही बाहर आ जाता है। यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका अगर यदि पाचन नहीं होता है तो वह भोजन जो होता है आमाशय से ही वापस कहाँ पे आ जाएगा? मुख की सहायता से बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि भोजन का आमाशय से मुख द्वारा वापस निकलना, क्या होता है? वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग जो प्रक्रिया होती है
इसका नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो वोमिटिंग की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होता है कि मेडुला के अंदर एक वोमिटिंग सेंटर उपस्थित होता है, उसकी सहायता से नियंत्रित होता है। कहाँ पे? तो मेडुला में क्या होता है? वोमिटिंग सेंटर होता है। तो मेडुला में क्या होता है? वोमिटिंग सेंटर की सहायता से क्या होता है? नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कि जब अगर किसी व्यक्ति को उल्टी होगी तो पहले वहाँ पे क्या होगा? मेडुला के वोमिटिंग सेंटर से क्या होगा? संकेत आएंगे कि आपको वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो उससे पहले क्या होता है, कभी कभी उल्टी आने से पहले मन खराब हो जाता है, तो उसी के मेडुला की सहायता से संकेत आते हैं। और उल्टी से पहले क्या होती है? सभी को बेचैनी अनुभव होती है, तो वो इसी के संकेत होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे, डायरिया। बात करते हैं किसकी? थर्ड डिजीज की। थर्ड डिजीज जो होती है वो होती है प्रवाहिका। कौन सी है? प्रवाहिका, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डायरिया। क्या कह सकते हैं? डायरिया भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आंत जो होती है उसकी जो गति होती है वह अब सामान्य हो जाती है। यानी कि इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि जो यानी कि प्रवाहिका या डायरिया के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है अपनी बॉडी का? तो आंत प्रभावित होती है। तो आंत्र की जो गति होती है वह अब सामान्य हो जाती है, यानी नॉर्मली से क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है। इसकी सहायता से क्या होता है कि मल जो होता है वह अत्यधिक पतला हो जाता है। मल जो होता है अत्यधिक पतला हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? डायरिया होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मुख्य एक इफेक्ट ये भी पड़ता है बॉडी के अंदर कि जो अवशोषण की जो क्षमता होती है वह क्रिया कर जाती है। यानी कि भोजन के अवशोषण की क्षमता घट जाती है। भोजन के अवशोषण की जो क्षमता होती है वह घट जाती है। ठीक है, ये थी कौन सी डिजीज? थर्ड नंबर की डिजीज थी प्रवाहिका, जिसे हम डायरिया कह सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी? फोर्थ नंबर की डिजीज की। फोर्थ नंबर की डिजीज की बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा कब्ज। क्या आएगा? कब्ज। इसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसके अंदर? कॉन्स्टिपेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कभी कभी हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं कि उसका पाचन ही नहीं हो पाता, लेकिन वो आमाशय से आगे चला जाता है। तो फिर वापस क्या होगा? वोमिटिंग, यानी कि उल्टी की सहायता से वापस मुंह के द्वारा आ नहीं पाएगा। तो उसको फिर क्या होता है कि वह हमारी बॉडी के अंदर एकत्रित होता रहता है। और कहाँ पे वो संग्रहित कहाँ पे होता है? बृहदान्त्र में होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने जो बृहदान्त्र है, बृहदान्त्र में मल रुक जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि इसका संग्रहण होता रहता है। और इसका भी मुख्य कारण होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि आंत्र की जो गति होती है वह अनियमित हो जाती है। यानी कि आंत्र की गतिशीलता जो होती है वह अनियमित हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे। फिफ्थ नंबर की जो डिजीज है वह है इंडाइजेशन। कौन सी है? इंडाइजेशन। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको अपच बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भोजन का पाचन जो होता है पूरी तरह नहीं हो पाता है, यानी कि पाचन पूरी तरह नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पेट में बड़ा बड़ा महसूस होता है। इसके बाद इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि जो अपच, यानी कि जो भोजन पचाने में जिन एंजाइम की आवश्यकता है उनका स्राव क्या होता है? कम हो जाता है। यानी क्या होता है? अपच से एंजाइमों के स्राव में कमी हो जाती है। यानी कि अगर यदि भोजन को पचाने वाले एंजाइम ही कम होंगे तो उनका भोजन का पाचन ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कभी कभी हम क्या होते हैं कि मसालेदार भोजन का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उसका भी शरीर के अंदर पाचन नहीं हो पाता। इससे हमें क्या लगता है? कभी कभी एनी टाइम भरा भरा महसूस होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज की। ये थी हमारे एनसीईआरटी की 5 मेन डिजीज। इसके बाद क्या हुआ कि एनसीईआरटी में पहले के एनसीईआरटी में क्या होता था कि इसी कुछ पार्ट है इसको पहले पीछे के एनसीईआरटी में लास्ट के अंदर दे दिया जाता था, लेकिन अब इसको चैप्टर के साथ ही जोड़ दिया गया है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो भोजन होता है, हमारे भोजन में अगर यदि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में कैलोरी होगी तो बच्चे का विकास आसानी से हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ क्षेत्र के अंदर अल्प प्रोटीन और अल्प कैलोरी हर कैलोरी का भोजन दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है,
तो हमारा जो आहार होता है वह क्या होना चाहिए, आहार जो होता है यानी कि भोजन जो होता है वह पर्याप्त प्रोटीन होना चाहिए। क्या कह सकते हैं हम, पर्याप्त प्रोटीन एवं पर्याप्त आहार कैलोरी का होना चाहिए। अगर यदि पर्याप्त प्रोटीन और पर्याप्त आहार कैलोरी होगा तो बच्चों के अंदर सामान्य बीमारी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मुख्यतः जो अपर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और अपर्याप्त मात्रा में आहार की जो शिकायत आई है वो आई है सबसे मुख्यतः है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लेना आप। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे हम कुपोषण भी कह सकते हैं कि कुपोषण की बीमारी कहाँ कहाँ मुख्य भागों में होती है, तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर सामान्य कुपोषण की शिकायत आती है। इसके बाद आती है दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आती है पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका, ठीक है। इनके जो अनेक विकसित कम विकसित क्षेत्र है वहाँ पे कुपोषण की समस्या शिकायत देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यदि किसी भाग के अंदर सूखा पड़ जाएगा, काल आ जाएगा, तो वहाँ पर भी कुपोषण की समस्या एक शिकायत देखने को मिल जाती है, जिसे हम कह सकते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। तो इसका जो मुख्य एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जगत क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक क्षेत्र है इथोपिया, कौन सा है, इथोपिया। बांग्लादेश में इथोपिया में कब 80 के दशक में, 80 के दशक में कुपोषण की संबंधित बीमारी देखने को मिलती है, जिससे कि लगभग पूरा बांग्लादेश इससे ग्रसित हो गया था, ठीक है। इसके अंदर बच्चों को बीमारी हुई थी। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, मुख्यतः दो बीमारी आती है। पहली बीमारी आती है मरासमस, पहली बीमारी आती है मरासमस, और दूसरी बीमारी आती है क्वाशियोरकर। पहली बीमारी आती है मरासमस, दूसरी बीमारी आती है क्वाशियोरकर। अब दोनों बीमारी को, दोनों डिजीज को हमारे को क्या करना है, विस्तृत पढ़ना है। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, मरासमस और क्वाशियोरकर। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। तो अपन बात करेंगे, दो डिजीज आएगी, एक आएगी मरासमस, एक आएगी क्वाशियोरकर। इसको अब हम एक चार्ट की सहायता से समझेंगे, जिसके अंदर हम मरासमस में क्या होता है और क्वाशियोरकर डिजीज के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मरासमस। एक साइड हम लिख लेंगे क्या, मरासमस, और एक साइड लिख लेंगे हम क्या, क्वाशियोरकर। क्या लिख लेंगे, ये क्वाशियोरकर। मरासमस की बात करते हैं तो ये सामान्यतः मरासमस और क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। तो अब इसमें से कौन सा डिजीज जो होता है, कौन सी डिजीज जो है प्रोटीन की कमी से होगी, कौन सी कैलोरी की कमी से होगी, कौन सी दोनों की कमी से होगी, इसको हम एक चार्ट की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले जो मरासमस डिजीज होती है, कौन सी डिजीज, मरासमस, ठीक है। तो मरासमस डिजीज जो होती है यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है। किसी कमी से, प्रोटीन एवं आहार कैलोरी, प्रोटीन एवं आहार कैलोरी, प्रोटीन एवं आहार कैलोरी दोनों की कमी से होती है। इसके अलावा जो क्वाशियोरकर डिजीज होती है वह ओनली प्रोटीन की कमी से होती है, किसी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम मरासमस के अंदर। तो मरासमस डिजीज जो होती है ये सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक, यानी कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है। जबकि जो क्वाशियोरकर डिजीज होती है यह 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में होती है। किसके अंदर, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मरासमस के अंतर्गत क्या होता है, कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले मरासमस के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे अगर यदि किसी बच्चे के शरीर में
प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहला जो चेंज आएगा वो आएगा उसकी गति का, यानी कि उसकी जो वृद्धि होगी वो मंद हो जाएगी। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके अंदर पहला बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जो वृद्धि है वह मंद हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उसके जो उत्तक की जो प्रोटीन, उत्तक के अंदर जो उसका उत्तक का जो विकास होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसका शरीर जो होता है वह कृशकाय हो जाएगा और हाथ व पैर क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। तो अत्यंत क्या होगा, कृशकाय एवं हाथ पैर पतले हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो आएगा वो आएगा त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है। त्वचा जो होती है वह क्या होती है, शुष्क हो जाती है, पतली और झुर्रीदार। त्वचा शुष्क, पतली एवं झुर्रीदार, ठीक है। और मस्तिष्क का विकास भी रुक जाएगा। वो पिछली बात, अगर यदि किसी भी बच्चे के अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की आवश्यकता हो जाती है तो। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाशोरकर डिजीज के अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। क्वाशोरकर डिजीज की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रोटीन की कमी होती है, यानी कि जिस भी बच्चे को माँ के दूध के अलावा क्या होता है कि उच्च अल्प प्रोटीन का भोजन दिया जाता है लेकिन उच्च कैलोरी का भोजन दिया जाता है, उसके अंदर कौन सा डिजीज होता है, क्वाशोरकर। इसके अंदर भी क्या होता है कि मांसपेशियाँ लटक जाती है। पहली डिजीज होगी मांसपेशियाँ लटक जाती है। अगर जो मांसपेशियाँ लटक जाएगी तो हाथ पैर क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। तो हाथ पैर पतले हो जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि मरासमस डिजीज के अंदर जहाँ पे त्वचा शुष्क पतली एवं झुर्रीदार हो जाती है, यहाँ पे उस बालक की त्वचा के नीचे क्या होती है, वसा उपस्थित होती है, जिससे क्या होती है, झुर्रीदार, उनकी जो त्वचा जो शुष्क पतली एवं झुर्रीदार नहीं रहती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या होती है कि त्वचा जो होती है पतली एवं झुर्रीदार नहीं होती है। ये बात थी किसकी, मरासमस और क्वाशोरकर डिजीज की। ये पहले के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, लेकिन अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर इसको इस चैप्टर के अंदर ऐड कर लिया गया है। कौन कौन सी डिजीज को, मरासमस डिजीज और क्वाशोरकर डिजीज की। किसी कमी से होते हैं, किस एज के बच्चे में होते हैं, उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हमने वो सब इसके अंदर देख लिया। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है पाचन एवं अवशोषण, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।